मौली अब जल्दी से दरवाजे पर आई और उसे खोला तो सामने आर्मी की वर्दी में एक ऑफिसर खड़ा था। मौली उसे देख हैरान रह गई। कोई आवाज़ ना आने पर अब तारा भी दरवाजे पर आ गई। उस अजनबी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, मुझे कबीर और देव ने भेजा है। आप में से हमारी भाभी जी कौन है? मौली, आप? अब वह ऑफिसर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम मंजीत है। उसका नाम सुन मौली को याद आया कि देव ने बताया था उसके बारे में। मौली, मैं हूँ मौली। तारा, अंदर तो आइए। मंजीत, नहीं, फिर कभी, अभी तो मैं बस अपनी भाभी जी को लेने आया हूँ, कहते हुए मैं मुस्कुरा दिया। तारा के दिल में एक टीस सी उठी कि अगर सब कुछ सही होता तो शायद वह भी आज मंजीत की भाभी होती। मंजीत, माफ़ी चाहूँगा, आपको इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ा, पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी। तारा और मौली घबराते हुए मंजीत को देखने लगे। मंजीत, नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। फिर उसने बताया कि कैसे देव ट्रेनिंग के दौरान गिर पड़ा और उसे चोट लगी। तारा, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब कैसा है वह? मंजीत, जी वह ठीक है, 3-4 दिन के लिए रेस्ट बोला है। वह भाभी जी से मिलने की जिद कर रहा है तो उन्होंने मुझे भेजा है इन्हें लाने के लिए। मौली परेशान सी बोली, हाँ चलो, कहते हुए वह जैसे ही आगे बढ़ी कि तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तारा, मंजीत, हम कैसे भरोसा करें कि तुम्हें देव नहीं भेजा है? यह भी तो हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और क्या पता यह वर्दी भी नकली हो। अगर देव को चोट लगी तो कबीर को यहाँ भेजता, पर कबीर तो यहाँ आया ही नहीं। यह सुनकर मंजीत हंस पड़ा। यह बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी, इसलिए नहीं आ पाया। मौली, मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी थी कबीर की? मंजीत, आप लोग उसको कहना नहीं कि मैंने आप लोगों को अंदर की बात बता दी है। तारा, नहीं कहेंगे, अब बताओ। मंजीत, वह हमारा देव है ना, थोड़ा पागल है, वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब उसे चोट लगती है ना तो बिल्कुल बच्चा बन जाता है, जैसे बच्चे को माँ चाहिए होती है, लेकिन अब यहाँ तो वो है नहीं, इसलिए वह कबीर को पकड़ कर बैठा है। यह सुनकर तारा और मौली हंस पड़ी। मंजीत, आप बात कर लो देव या कबीर से। मौली ने देव से बात की तो उसने बताया कि यह मंजीत ही है। आ जाओ, बहुत मिलने का मन कर रहा है तुमसे, चोट लगी है मुझे। मौली, ठीक है, मैं जल्दी आ रही हूँ। मौली अब मंजीत के साथ चली गई। देव मुस्कुराता हुआ कबीर को देख रहा था। कबीर खींचकर, क्या है, ऐसे क्यों देख रहा है? देव, मैं सोच रहा हूँ कि तू ऐसे खुराफाती आइडियाज़ लाता कहाँ से है? चेहरे से इतना मासूम पर दिमाग है शैतान का। जोर से बोलो बच्चों, रहे नाम भगवान का। कबीर हंसते हुए, लगता है चोट पैर में नहीं दिमाग में लगी है तेरे। एक तो फालतू के है तोता पाल लिया, और अब मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसके बावजूद तू ऐसी बकवास सुना रहा है। अभी से तू अपना काम कर, लेकिन रात में एक अच्छा सा गाना सुनूंगा तुझसे। देव, तो अभी सुना देता हूँ। कबीर, नहीं, अभी टाइम नहीं है, मंजीत पहुँचता होगा, चल आता हूँ अभी। कहकर कबीर देव के पास से खड़ा हुआ कि देव ने उसे पकड़ लिया। देव, नहीं यार, प्लीज़, तुझे तो पता है ना कि मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। कबीर मुस्कुराकर, पर बच्चे काम भी तो ज़रूरी है ना, तेरे ही काम से जा रहा हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे, मैं वादा करता हूँ, बहुत जल्द आऊँगा तेरे पास। देव, लेकिन बस 5 मिनट। कबीर हंसते हुए, हाँ बस 5 मिनट, तेरा बचपना नहीं जाएगा। कैसे आ गया तू आर्मी में? अच्छा तू चाहे तो टाइम चेक कर ले, बस अभी आया, कहकर वो फटाफट से निकल गया। थोड़ी देर बाद कबीर वापस आया। आ गया 5 मिनट में। देव की आंखों में आंसू थे। कबीर ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे यार, सच में 5 मिनट ही हुए हैं। देव बच्चों की तरह मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, जानता हूँ। कबीर हैरानी से, फिर तेरी आंखों में आंसू? देव, यार 5 मिनट मतलब 300 सेकंड अकेले रहा मैं। कबीर, तो क्या तुझे गोद में लेकर घूमता? चल अब मुझे काम करने दे और चुप बैठ। दूसरी ओर मंजीत मौली को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। मौली, यहाँ क्यों लाए हो? देव कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मंजीत, भाभी जी मिल लेना, पहले आप थोड़ा ठंडा वगैरह पी लो, फिर ले जाऊंगा आपको देव से मिलाने। पहली बार आप मिली हैं तो थोड़ी बहुत खातिरदारी तो करनी पड़ती है ना। मौली, नहीं मंजीत, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे देव से ही मिलना है। मंजीत, जैसा आपको सही लगे, मैं ज़रूरी फ़ोन करके आया, आप यहीं रुकना। तकरीबन 10 मिनट हो गए थे लेकिन मंजीत नहीं आया। फिर वेटर ने आकर मौली से कहा कि मंजीत आपका वह सामने वाले कमरे में इंतज़ार कर रहा है, कुछ दिखाना चाहता है आपको। मौली को थोड़ी घबराहट होने लगी और कबीर देव में से कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने जल्दी से तारा को मैसेज छोड़ा और सारी बातें लिख दी कि वह यहाँ है और देव कबीर फ़ोन नहीं उठा रहे। तारा यह पढ़कर बहुत परेशान हो गई। वह जल्दी से मौली के भेजे एड्रेस के लिए चल पड़ी।
मौली अब धीरे धीरे कमरे के सामने आ गई कि मंजीत बाहर आ गया। भाभी जी आइए। मौली कमरे के थोड़ा अंदर आई। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मंजीत हंसकर, क्योंकि आप नहीं थी ना, अब आप आ गई हैं तो रोशनी भी हो जाएगी। कमरे में अचानक से लाइट जली। वह कमरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था और सामने डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ था। मौली हैरानी से मंजीत को देखने लगी। मंजीत, नहीं जी, भाभी जी मुझ पर शक नहीं करो, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, यह तो इनकी करामात है। कहते हुए उसने एक तरफ इशारा किया। मौली ने मुड़कर उस तरफ देखा तो सामने कबीर व्हीलचेयर पर देव को लेकर आया। मौली जल्दी से देव के पास आ गई। तुम ठीक तो हो? देव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3-4 दिन की छुट्टी मिल गई और अब मैं कबीर और मंजीत से अपनी खूब सेवा करवाने वाला हूँ। यह सुनकर कबीर और मंजीत हंस पड़े। मंजीत अब आगे बढ़ा। मुंह मत खुलवा मेरा तू। पता है भाभी जी, इसकी सेवा तो हमें वैसे भी करनी पड़ती है, अब तो बस बहाना मिल गया है इसे। मैंने कहा जल्दी से टास्क खत्म कर, लेकिन यह तो सुपरमैन की तरह सीधे नीचे कूद गया। देव, मुझे लगा कि तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, ऐसे ही लौटना पड़ेगा। तब कबीर ने मेरी मदद की। मौली, थैंक्स कबीर, तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। देव, ओ हेलो, इसने तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए किया है और करना भी चाहिए। दोस्ती में इतना तो बनता है, और यह बस मेरा दोस्त है। 7 जन्मों की बुकिंग करा ली है मैंने इसकी दोस्ती की, किसी को भी नहीं मिलेगी इसकी दोस्ती। मंजीत, वैसे एक मैं भी हूँ यहाँ पर, अगर कोई भूल गया हो तो। देव, नहीं नहीं, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो हर वक्त मेरी आंखों में खटकता है। चल, तू भी क्या याद रखेगा, थैंक यू। मंजीत बेमन से बोला, पर बोला तो सही, कहते हुए मुस्कुराने लगा। कबीर, अच्छा यह सब चलता रहेगा, तुम दोनों पहले अपनी नई डेट एंजॉय करो। मंजीत बेमन से बोला, पर बोला तो सही, कहते हुए मुस्कुराने लगा। कबीर, अच्छा यह सब चलता रहेगा, तुम दोनों पहले अपनी पहली डेट एंजॉय करो, मैं और मंजीत बाहर ही बैठे हैं, तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। चल मंजीत, कहकर वह देव की व्हीलचेयर को ढंग से टेबल के सामने लगाकर चलता हुआ कि उसे पीछे से देव ने आवाज़ लगाई। देव, अब जो काम मैं नहीं कर सकता वह तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। कबीर हंसते हुए वापस आया और मौली की चेयर को थोड़ा बाहर की ओर खिसका। उसने मौली को चेयर पर बैठने का इशारा किया। मौली यह देखकर बिना मुस्कुराए रह नहीं सकी। तुम दोनों कितनी स्वीट हो। मंजीत, और मैं नमकीन। यह सुनकर सब हंस पड़े। कबीर और मंजीत अब रेस्टोरेंट के बाहरी हिस्से में आकर थोड़ी देर आराम से बैठ गए। कबीर, चल कुछ मंगा ले, बहुत भूख लग रही है। कहते हुए उसने मंजीत की ओर देखा तो उसका ध्यान कहीं और था। कबीर, कहाँ खो गया मंजीत? कबीर ने पलटकर उस ओर देखा जिधर मंजीत देख रहा था। वहाँ एक टेबल पर कुछ लड़कियां बैठी थी। कबीर वापस पलटा। कुछ तो शर्म कर, एक बच्चे का बाप है तू। यह सुनकर मंजीत हंस पड़ा। तू खुद देख। कबीर ने फिर पलटकर उस ओर देखा तो वो लड़कियां बार बार उन्हीं की ओर देख रही थीं। कबीर फिर से सीधा हो बैठा। मंजीत, कुछ समझा? कबीर, हाँ समझ गया। अब ऐसे घूर घूर कर देखेगा उन्हें तो वह भी तो ऐसे ही देखेंगी ना। शुक्र मना कि अभी तक चप्पल लेकर तेरी पिटाई करने नहीं आई भाभी। यह सुनकर मंजीत ने अपना सिर पीट लिया। कबीर, क्या हुआ? अरे मैं उन्हें नहीं देख रहा, मेरी नज़र गंदी नहीं है, उल्टा वह बार बार घूर घूर कर देख रही हैं। कबीर, तुझे? मंजीत, मुझे नहीं तुझे, जब से यहाँ बैठे हैं वो बार बार तुझे ही देखे जा रही हैं। कबीर, अच्छा, क्या पता तुझे ही देख रही हो, तू भी ना कुछ बोलता रहता है। मंजीत हंसते हुए, अरे तू कैजुअल कपड़ों में निकला है आज पहली बार इस शहर में, इसलिए आज सफ़ेद शर्ट और जीन्स है, वरना हर वक्त यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है हमारे हीरो को। लेकिन आज तो सच में बहुत हीरो लग रहा है। अपना देव भी कम नहीं है, लेकिन अब तो उसे अपनी वाली मिल गई है, इसलिए उनका पूरा फोकस तुझ पर है। कबीर झुंझलाकर, हो गया तेरा, अब बातों से ही पेट भरेगा या कुछ ऑर्डर भी करेगा? मंजीत हंसते हुए, मंगा रहा हूँ। वैसे तेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया है। कबीर मंजीत को कुछ जवाब देता उससे पहले ही वेटर आ गया। दोनों ने खाने का ऑर्डर दिया और आराम से बैठ गए। कुछ ही देर हुई होगी कि तारा वहाँ पहुँच गई। वह मौली को ढूंढने लगी कि उसकी टेबल पर बैठे मंजीत पर नजर गई, लेकिन कबीर का चेहरा दूसरी ओर था तो वह पहचान नहीं पाई। तारा गुस्से में उन दोनों के पास आई और कबीर को देखे बिना मंजीत पर बरस पड़ी। आप ही लाए थे ना मौली को अपने साथ, कहाँ है वो? शक्ल से तो पहले ही गुंडे लग रहे थे, पर सोचा कि चेहरे का क्या है, यह तो ऊपर वाले की देन है, पर आपकी तो सीरत भी घटिया निकली। मंजीत और कबीर हैरानी से तारा को देखने लगे कि यह यहाँ कैसे और बोल क्या रही है। दोनों अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। तारा अपनी ही धुन में बोली जा रही थी।
बताइए कहाँ है मेरी दोस्त, वरना अभी पुलिस बुलवाती हूँ। शर्म नहीं आती? वैसे तो आप भाभी कह रहे थे, लेकिन उसका ही अपहरण कर लिया। आप तो बड़े नीच दुष्ट पापी निकले। मंजीत हैरान सा तारा को देखने लगा। अरे बोलने तो दो तारा, क्यों बोलने दूँ? ताकि आप एक और कहानी सुना सकें मुझे। लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। ऐसा सबक सिखाऊंगी आपको और आपके इस दोस्त को कि कहते हुए उसने कबीर की ओर देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई और सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। कबीर अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, कह दिया या कुछ और भी कहना है? वैसे कह दो, हम इंतज़ार कर लेंगे। तारा, तुम यहाँ? कबीर, ये मंजीत मेरा दोस्त है। तारा ने अब मंजीत की ओर देखा तो मंजीत ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। देवी जी, आपको बताया तो था मैंने कि मैं लेफ्टिनेंट मंजीत हूँ, फिर भी आपने आज इतना कुछ सुना दिया। पापी, नीच वगैरह पता नहीं क्या क्या। इतना तो शायद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। मुझे तो लग रहा था कि आप कभी रुकेंगी ही नहीं। आप धन्य हैं। तारा अब शर्मिंदा होने लगी। कबीर, देखो तारा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। तारा, मुझे मौली का मैसेज आया था कि इसने उसे कमरे में बुलाया है, लेकिन तुम दोनों यहाँ हो, पर वह तो दिख ही नहीं रही। तुम कैजुअल में थे तो पहचान नहीं पाई। मंजीत और कबीर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। मंजीत को याद आया, अरे उस वक्त की बात होगी जब भाभी जी को सरप्राइज देने के लिए अंदर बुलाया था। तो क्या मैं आपको गुंडे जैसा दिखता हूँ? तारा, सॉरी, वो बस मैं गुस्से में बोल गई। कबीर, तुम बेवजह परेशान हो रही हो तारा। मौली बिल्कुल ठीक है और सामने वाले रूम में देव के साथ है। दोनों लंच कर रहे हैं, तुम चाहो तो देख सकती हो। तारा, नहीं, तुम कह रही हो तो होगी, मैं बस थोड़ा घबरा गई थी। चलती हूँ। मंजीत, अरे आ गई हैं तो साथ लंच करती जाइए, अभी खाना आने वाला है। तारा, नहीं, आप लोग खाइए। कहते हुए वे चलने लगी। मंजीत ने धीरे से कबीर से कहा, तू बोलना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कबीर, तारा रुक जाओ, थोड़ा खाकर चली जाना। तारा ने एक बार मना किया, लेकिन फिर उसकी बात को टाल नहीं पाई। मंजीत ने नोटिस किया तारा कबीर की बात बड़ी आसानी से मान रही है। तारा कबीर के बगल में बैठ गई। मंजीत का ध्यान तारा पर ही था कि वह खाना कम खा रही थी, कबीर को देख ज्यादा रही थी। मंजीत अब मन ही मन मुस्कुरा दिया। लो, यहाँ तो एक और कहानी चल रही है। तारा अब थोड़ा बहुत खाकर वहां से चली गई। मंजीत ने कबीर की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उधर देव और मौली रूम में बैठे हुए थे। देव, आज बहुत सुंदर लग रही हो। मौली, थैंक्स, तुम भी आज बहुत अच्छी लग रहे हो। देव, मैं तो हमेशा अच्छा लगता हूँ, कहकर हंस पड़ा। वैसे डेकोरेशन कैसी लगी? मौली, बहुत खूबसूरत है। देव, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। वैसे बैठे बिठाए सारे इंतजाम हो गए ये। मौली, वो तो होने ही थे, कबीर और मंजीत जैसे दोस्त जो मिले हैं। देव गुस्से का नाटक करते हुए बोला, उस जॉक का तो नाम ही मत लो, नफरत है मुझे उससे। मौली हैरानी से, क्यों? अच्छा तो है मंजीत। देव, इसी बात का तो डर है, हमेशा सांप की तरह कुंडली मार कर बैठा रहता है मेरे और कबीर के बीच। मौली यह सुनकर मुस्कुरा दी। मुझे तो लगता था कि सिर्फ प्यार में ही जलन होती है। देव, बिल्कुल गलत। हर वो रिश्ता जिसे आप दिल से निभाते हैं, फिर चाहे वह प्यार का हो या दोस्ती का, जलन तो होती ही है। मौली, वैसे जिनके पास कबीर जैसा दोस्त हो उनके लिए जलना नॉर्मल है। देव, तभी तो यार। मौली, चलो खाना खाते हैं। देव, वह क्या है ना मौली, आज दोपहर से मुझे राजा वाली फीलिंग आ रही है। मौली, मतलब? देव, मतलब यह है कि मैं बस हुक्म करता हूँ और कबीर मंजीत उसे पूरा करते हैं। मौली, तो तुम कहना क्या चाहते हो? देव मुस्कुराकर, मेरा मन नहीं है आज अपने हाथों से खाना खाने का। मौली हंसी को छिपाते हुए, तो क्या पैरों से खाओगे? देव, अरे यार, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। मौली, अच्छा, मतलब अभी से सेवा करवा रहे हो? देव, कुछ भी समझ लो। मौली ने बड़े प्यार से देव को खाना खिलाया। देव, इतने प्यार से तो बस दो ही इंसानों ने खाना खिलाया है मुझे तुमसे पहले। मौली, और वो कौन है? देव, माँ और कबीर। पापा तो बस डांट खिलाने में माहिर हैं और शिखा मुझसे डांट खाने में। बड़े भाई पर जोर चलता नहीं है क्योंकि कम रहते हैं ना वो घर पर। कहते हुए वह हंस पड़ा। शाम हो चुकी थी। कबीर और मंजीत रूम में आए। हो गया तुम लोगों का खाना? मौली, हाँ, बहुत देर का। कबीर, अच्छा चलो फिर। मौली, कहाँ? देव, बॉलीवुड मूवी देखने। उस दिन तुम हॉलीवुड मूवी देखकर बोर हो गई थी ना, चलो आज बॉलीवुड ही देखेंगे। मंजीत, देव, अभी हम बाहर बैठे थे तो कुछ लड़कियां कबीर को घूर रही थी
मैंने तो कहा भी कि इन्हीं में से पसंद कर ले कोई, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आई। लगता है ये किसी शहजादी का इंतजार कर रहा है। अरे भाई, सपनों की दुनिया से निकल, असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हुए वह हंस पड़ा। यह सुनकर अब देव और मौली भी हंसने लगे। कबीर शर्म से इधर उधर देखने लगा। मंजीत, देखो कैसे शर्मा। कबीर, शट अप, चुप हो जा, वरना बहुत मार पड़ेगी। मंजीत ने अब छोटे बच्चों की तरह मुंह पर उंगली रख ली। देव हंसी रोकते हुए, वाह, आज तो मंजीते को डांट पड़ी। देख लिया कबीर, कितना सच्चा दोस्त है ये तेरा। कबीर, अब तू आग में घी मत डाल। मंजीते, देव को लेकर आ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। कहते हुए वह बाहर चला गया। मंजीत, लो, भाग गया। मंजीत देव की व्हीलचेयर को लेकर रूम से निकलने लगा। अरे हाँ भाभी जी, तारा आई थी। कहते हुए उसने सारी बातें बताई। हमने उसे रोका भी, पर वह चली गई थोड़ी ही देर में। यह सुन मौली और देव एक दूसरे को देखने लगे। मौली, सॉरी मंजीत, मैं बस थोड़ा डर गई थी। मंजीत, नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं, आपकी टेंशन बिल्कुल जायज़ थी। तीनों बाहर आए। कबीर ने देव को पीछे वाली सीट पर आराम से बिठाया और मौली भी उसके साथ बैठ गई। मंजीत, गाड़ी मैं चला लूँगा। कबीर, ठीक है। कहते हुए उसने चाबी दी तो पीछे से देव चिल्लाया, अरे क्यों मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है मंजीत। एक तो पहले से ही पैर काम नहीं कर रहा, ऊपर से तू गाड़ी चलाकर पता नहीं क्या क्या तोड़ेगा। तू रहने दे, आज तो मौली भी साथ है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मंजीत ने अब बड़बड़ाते हुए चाबी कबीर को दे दी। ले, तू ही चला, वरना यह तो ऐसे ही हायतौबा मचा देगा। कबीर मुस्कुराते हुए अब ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मंजीत उसके बगल में। सभी लोग मल्टीप्लेक्स पहुंचे। मौली देव एक साथ बैठे और उनसे कुछ ही दूरी पर कबीर मंजीत। मंजीत बार बार देव और मौली की तरफ देख रहा था। कबीर, मूवी इधर नहीं, सामने चल रही है। मंजीत, जानता हूँ, पर यार तो अपना उधर है ना। देख कैसे हाथों में हाथ डालकर बैठे हैं, बहुत खुश हैं दोनों एक साथ। कबीर, सही कहा, ये दोनों बस ऐसे ही खुश रहें। कहते हुए वह उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। शाम 6 बजे मूवी खत्म हो गई। वहां से निकलने में 6:30 बज गए थे। कबीर गाड़ी चलाते हुए बोला, देव, मुझे लगता है तुझे आराम करना चाहिए। काफ़ी देर हो गई है बैठे बैठे, सूजन बढ़ जाएगी। मंजीत, हाँ सही कह रहा है तू। मौली यह सुन उदास हो गई, फिर सोचकर बोली, कबीर तुम एक काम करो, मेरे रूम पर चलो। अभी भी 1.5 घंटा है ना कैंप पर पहुंचने के लिए। देव वहाँ 1 घंटे आराम कर लेगा, फिर निकल जाना तुम। अब तो तुम्हारे पास गाड़ी भी है। कबीर ने शीशे में से देव की ओर देखा तो वह बच्चों की तरह मुंह बनाकर धीरे धीरे उसे बार बार प्लीज बोल रहा था। कबीर, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। चारों अब मौली के रूम पर पहुंचे। तारा अपने दोस्तों के साथ उनके रूम में थी। मौली ने फ़ोन कर उसे बुलाया भी। वह आकर देव के पास बैठी और हालचाल पूछा, पर थोड़ी देर में पढ़ाई का बहाना बनाकर वहाँ से उठ खड़ी हुई। उसने जाने से पहले एक बार कबीर को देखा। वो देव के पैर की पट्टी को सही करने में लगा हुआ था। वह अब उदास सी वहाँ से चली गई। मंजीत यह सब देख रहा था। उसे अब पक्का भरोसा हो गया था कि कुछ तो बात है। देव और मौली समझ रहे थे कि तारा कबीर से दूर रहना चाहती है, इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं। अब चारों बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी ही देर बाद कबीर किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए रूम से बाहर निकल गया। मंजीत से अब रहा नहीं गया। वह बोल पड़ा, यार देव, एक बात पूछूं। देव, पूछना। मंजीत, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तारा कबीर को पसंद करती है। मौली और देव अब एक दूसरे को देखने लगे। देव, ऐसा क्यों लगा तुझे? मंजीत, अरे रेस्टोरेंट में कबीर की सारी बातें मान रही थी और बार बार उसे ही देख रही थी। अब भी उसे देखकर उदास सी हो गई। देव, हाँ सही कह रहा है तू, पर हमारे कबीर के दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। मंजीत, वह तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या वह जानता है तारा के दिल की बात, और तुम्हें कैसे पता चला? अब देव और मौली ने उसे सारी बातें बताई। मंजीत, बेचारी का दिल टूट गया। मौली की नज़र अब रूम के दरवाजे पर पड़ी तो सामने कबीर हैरान सा खड़ा था। उसे देख मौली खड़ी हो गई। कबीर, तुम, वो हम। देव और मंजीत भी अब उसे देखकर हैरान रह गए। कबीर एक पल को खामोश रहा, फिर मौली से बोला, तारा किस कमरे में है? मौली, प्लीज़ कबीर, कुछ गलत मत समझो, वो तुम्हें बहुत पसंद करती। कबीर, मौली, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, तारा कहाँ है? मौली, वह उधर तीसरे कमरे में। कबीर अब उधर चला गया। मंजीत, लो, हो गई गड़बड़, पता नहीं ये लड़का क्या करेगा, मैं जाकर देखता हूँ। देव, नहीं मंजीत, हम में से कोई भी नहीं जाएगा, उन दोनों को खुलकर बात कर लेने दो। मौली तारा के लिए बहुत परेशान थी। कबीर अब तीसरे कमरे में पहुंचा तो उसे सामने तारा बैठी दिखाई दी। कबीर ने बाहर से ही कहा, मैं ऊपर छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बात करनी है तुमसे। कहकर वह सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर छत की ओर चला गया।
तारा को कबीर को ऐसे नाराज सा देखकर शक हो गया कि शायद इसे सब कुछ पता चल गया है। वह कबीर के पीछे पीछे छत पर पहुंची तो देखा कि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ खड़ा है। तारा के आने की आहट सुनकर वह उसकी ओर देखने लगा। तारा उससे दूर खड़ी हो गई। कबीर, इधर आओ। तारा अब थोड़ी घबराई हुई सी कबीर के पास आ खड़ी हुई कि पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगा। कबीर ने गहरी सांस ली। वह अब एकदम शांत था। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तारा, क्या सुन रहे हो? कहते हुए वह इधर उधर देखने लगी। अब कबीर को थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने खुद को शांत किया। मेरी तरफ देखो, मैं बात कर रहा हूं तुमसे। तारा अब कबीर को बड़े प्यार से देखने लगी। कबीर यह देख थोड़ा असहज हो गया। ऐसे तो मत देखो अब। तारा, तो कैसे देखूं? तुम्ही ने तो कहा मेरी तरफ देखो। कबीर, हाँ कहा था, पर नॉर्मली देखने को, इस तरह नहीं। तारा, पर मैं भी तो। कबीर खींचते हुए, मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारे दिल में मेरा मतलब, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तारा अब खामोशी से एक पल को कबीर को देखती रही। कबीर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तारा। तारा ने देखा कि कबीर परेशान सा है, शायद वह उसकी ना सुनना चाहता है। कबीर, मुझे घूरना बंद करो और जवाब दो। तारा अब एकदम गंभीर सी हो गई। मैं तुम्हें पसंद